नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ, खबरें हैं और शहर की जानकारी भी। धीरे धीरे भागीरथपुर के हालात सामान्य हो रहे हैं। आज शाम को पानी छोड़ा जाना है। वहाँ पर कार्यक्रम बनाते समय तक पानी की कोई जानकारी है नहीं, पर आज शाम को पानी छोड़ा जाएगा पूरे प्रेशर के साथ में, और देखा जाएगा कि नलों में साफ पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बड़ी बात है। आज प्रशासन ने बड़ी सख्ती की है। चाइनीज़ मांझे को लेकर कलेक्टर खुद भी उतरे हैं और उन्होंने सजा का प्रावधान भी कर दिया है। निश्चित रूप से हम भी आग्रह कर देंगे आपसे कि ये आप ध्यान रखें इस बात का कि कृपा करके कहीं पर भी चाइनीज़ मांझे का उपयोग नहीं करें, क्योंकि हम इस शहर में 3 परिवारों को इससे बर्बाद होते हुए देख चुके हैं। एक ठेकेदार की निधन हो गया गला कट जाने से, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके परिवार पे कोई आ जाए, तो कृपा करके इसको रोकिएगा। अब इस पर आखिरी में बात करेंगे, पर हम खबरें शुरू करते हैं। तो आज हम प्रभात खंड से शुरू करते हैं। ठीक है जी, शुरू करें जी बिल्कुल। आज प्रभात खंड खबर में एक खबर है, और ये अजूबे केवल इंदौर में ही होते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बोरिंग का जो लाइन जो है वो नर्मदा की लाइन में जोड़ दी थी। तो बोरिंग का पानी जो हार्ड पानी है वो नर्मदा के पानी को भी गंदा कर रहा था। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण ये भी हुआ होगा कि जब भी बोरिंग का पानी खराब होता है तो उसके भागीरथपुर में नर्मदा से जुड़ी बोरिंग लाइनें सब हटाई जाएगी। दोपहर में टेस्टिंग की जा रही है आज, और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने जो है बोरिंग को नर्मदा की लाइनों में जोड़ दिया ताकि दोनों पानी अपने को मिलते रहेंगे, और उसी कारण मुझे लगता है मूलतः नुकसान हुआ होगा। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भागीरथपुरा में ये अजीबा हुआ, तभी गंदा पानी जो है लोगों तक, घरों तक पहुंचाएगा। नर्मदा लाइन होने के बावजूद जहां बोरिंग की लाइन बिछाई गई थी, उस बोरिंग की लाइन से जो कनेक्शन बांटे गए हैं वो लाइन को भी नर्मदा लाइन से जोड़ दिया गया। बड़ा अचरज होता है कि जब नर्मदा लाइन चले या बोरिंग चले तो भी नर्मदा लाइन में भी बोरिंग का पानी आ जाता है। तो ऐसे में पता लगाना नगर निगम के लिए मुश्किल जा रहा था कि किसी बोरिंग से तो गंदा पानी नहीं आया, वो दूषित पानी जिन्होंने 24-23 लोगों की जानें ली हैगी। सवाल ये उठ रहा है कि उसको ढूंढा तलाशा कैसे जाए। उस तलाशने के लिए एक तय हिस्से में आज जो है बोरिंग के जितने भी कटआउट थे पहले 2 दिन पहले निकाल लिए गए, ताकि नर्मदा सप्लाई के बाद कोई बोरिंग चालू ना कर दे। अब बोरिंग की लाइन से जितना पानी उगलेगा वो पता चल जाएगा कि कहाँ से नर्मदा की लाइन जो है इन बोरिंग की लाइन में जुड़ी हुई है। तो एक नया अजूबा जो भागीरथपुरा में देखने को मिला था, आज से उसकी शुरुआत हो रही है कि उसे नर्मदा लाइन से अलग किया जा रहेगा। एक खबर हो रही है कि हमारे एयरलाइंस जो है उसकी जो है एक ही फ्लाइट थी, और वो भी जो है इंदौर से उड़ गई। मतलब उसका बुकिंग जो होनी थी उसमें भी नाम हट गया। थोड़े दिन पहले से चल रहा था कि एक नई फ्लाइट इससे चालू होगी बॉम्बे वगैरह के लिए, और अंततः जो है वह भी उलझ गई। मुझे लगता है 16 जनवरी दोबारा उड़ाने शुरू करने की घोषणा भी की थी और बुकिंग भी कर ली थी, पर अचानक जो है बुकिंग और सब गायब हो गया है। ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। धीरे धीरे हमारे विमान सेवाएं बढ़ने की वजह थोड़ी कम भी हो रही है। क्या शिखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अलायंस एयर जो एक आखिरी सरकारी विमान जो इंदौर से बचा था, जो उड़ा करता था, बाकी सारी प्राइवेट अलायंस की विमानें उड़ रहे हैं। इंदौर से दिल्ली के लिए फ्लाइट चलती थी। विंटर सीजन में जो है इसका शेड्यूल नहीं आया था, तभी लग रहा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है। उसके बावजूद कंपनी ने 16 जनवरी से जो इंदौर और दिल्ली के लिए जो उड़ान की बुकिंग शुरू कर दी थी और कहा था कि कंपनी चलाएगी। अभी कुछ दिन पहले वो भी बुकिंग बंद कर दी गई है और कह दिया गया कि कोई उड़ान नहीं होगी। तो ये मान के आप चलें कि इंदौर से एक सरकारी आखिरी जो विमान बचा था वो भी गायब हो गया है। अब जितने भी विमान बचे हैं वो प्राइवेट बचे हैं, और प्राइवेट तो प्राइवेट अपने हिसाब से चलाते हैं कि उन्हें जब जितनी सीटें मिलेगी, जितना क्राउड मिलेगा, जितना भीड़ मिलेगी, रेट वैसे बदलते जाएंगे। इससे आम आदमी को थोड़ी दिक्कत होती है। जो सामान्य स्थिति में सामान्य किराए में जो लोग यात्रा कर सकते हैं, भीड़ के दबाव के दिनों में भी उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती है। एक और खबर पर हम बात कर लें। चाइनीज़ मांझे खरीदने, बेचने और पतंग उड़ाने पर जो है कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही अगर इस हादसे में किसी की मौत हो जाती है या आपके उससे गला कट जाता है मांझे से, तो परिवार पे भी मुकदमा दर्ज होगा, जो परिजन होंगे, और जो बच्चे उड़ा रहे हैं उन पे भी मुकदमा दर्ज होगा। इसके अलावा जो है 5 साल की सजा का प्रावधान भी, भारी जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया है। ये बड़ी दुखद स्थिति भी हो रही थी कि लंबे समय से पुलिस के प्रयास के बाद भी लोग सुधर नहीं रहेंगे और बड़ी तादाद में इंदौर में चाइनीज़ मांझे का उपयोग कर रहे हैं। अब इसके बाद ये हुआ कि कल प्रशासन की टीमें उतरेगी और जहाँ जहाँ पतंगे उड़ रही वहाँ पे जांच भी कर लेगी, और वहीं मुकदमा दर्ज करके वहीं पकड़ भी लिया जाएगा। क्या शिखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सफाई के लिए जागरूक कहे जाने वाले शहर में इस तरीके के हालात बनते हैं कि त्योहार के दिन अफसरों को निकल के ये देखना पड़ रहा है कि कहीं आप चाइनीज मांझे का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ देर की खुशी के लिए आप किसी की पतंग को काट भी देंगे पेच लड़ाकर, तो थोड़ी देर की खुशी के लिए आप किसी के जीवन से नहीं खेल सकते, ऐसा मेरा मानना है। पतंगबाजी होती रहेगी, बरसों से होती आ रही है, पर चाइनीज मांझे का ही इस्तेमाल क्यों?
इसके लिए लगाम हमें लगानी होगी। हमारे घर में अगर बच्चे अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर रोक लगाइए। मान लो आप ले भी आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसे स्वाह कर दीजिए, उसका इस्तेमाल मत करिए। इतनी मौत हो जाने के बावजूद इस शहर ने गंदे पानी से मौतें देखी है, अब चाइनीज माजे से भी मौतें देख रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी देर की खुशी ऐसी ना खुशी ली जाए कि लोगों की जिंदगी से आप खेल लें। तो चाइनीज माजे का इस्तेमाल ना करें, ना खरीदें, ना बेचें और ना ही उससे पतंग उड़ाएं। एक अच्छे इंदौरी और सभ्य नागरिक होने का परिचय भी आप जरूर दें। अगर आपको दिख रहा है कहीं बिक रहा है तो आप तत्काल इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिए हुए हैं ताकि इसको तत्काल रोका जा सके। किसी की जान बचा रहे हैं आप, ये पुण्य का काम है। हम पत्रिका की खबर की बात कर ले रहे हैं। पत्रिका की खबर में जो खास खबर है आज की, जो आपको ये जहाँ भागीरथपुरे में इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद आज जो है जल सुनवाई पहली बार जो है शहर के सभी टंकियों पर और झोन पर जो है जल सुनवाई का काम किया गया। भागीरथपुरा कांड के बाद 85 टंकियाँ जो शहर में उनके नीचे उपयंत्री बैठाए गए हैं इंजीनियर, और वो जो है पूरी शिकायत सुनेंगे। हमने आपको इसी कार्यक्रम में कहा था कि इन सब इंजीनियरों की एक ड्यूटी होती है जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में जुड़े हुए हैं कि उन्हें नर्मदा की टंकी से रोज प्रतिदिन जाना है 6 टंकी पर अलग अलग समय पर। वहाँ से जब पानी भरा जाता है उसके सैंपल लेने और सैंपल ला के उनको जाँच के लिए या लेब में देना पड़ता है। और दोनों ही तरफ लेब नहीं है क्योंकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की लेब में तो कोई है ही नहीं, का केमिस्ट्री नहीं है तो वहाँ कोई जांच होती नहीं। तो आपको आश्चर्य होगा अभी तक जो पानी आप पी रहे थे शहर में वो बिना जांच के डायरेक्ट सीधे आपको पिलाया जा रहा था। अब थोड़ी सी कसावट आई और लोगों में डर बैठा है 17 लोगों की मौत के बाद, हादसे के बाद में। तो पहली बार इंदौर में जल सुनवाई शुरू हुई है। आज शाम तक क्या स्थिति रही है तो आंकड़े नहीं आए, पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं जिन जिनकी शिकायत थी कि जहाँ पे गंदा पानी आ रहा है। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टंकियों के नीचे उपयंत्री जो आज तैनात किए गए, वो उपयंत्री पहले से तैनात, उनका काम है नर्मदा सप्लाई के वक्त वार्ड के अंदर घूमना है। जिस जिस इलाके में नर्मदा सप्लाई हो रही है वहाँ कहीं लीकेज तो नहीं है, वहाँ कहीं गंदा पानी तो नहीं आ रहा है, प्रेशर से पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पर वजह बस सिर्फ वही है, कोई देखने वाला नहीं था अभी तक। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। भागीरथपुरा ने कम से कम इतना तो कर दिया है कि अब जो है नगर निगम के साथ ही पीएचई का अमला जो है एक्टिव हो गया है। आज से जल सुनवाई पहली बार इंदौर में हुई है। जल सुनवाई तो हर मंगलवार को होती ही थी, आज जो है जल सुनवाई हुई है। जल सुनवाई के लिए आज टंकियों पर काफ़ी लोग पहुंचे हैं, गंदे पानी की शिकायत की है। हालांकि ज़्यादातर लोग शिकायतें जो ऐप 311 और सीएम हेल्पलाइन पर कर भी चुके हैं। और आपको मैं बता दूं, जब से भागीरथपुरा की मामला सुर्खियों में आया उसके बाद में गंदे पानी की शिकायतें पूरे शहर के हर वार्ड से की गई है। अब हम दोपहर की खबर की बात कर रहे हैं। तो दोपहर की खबरों में सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी ला रही जो देश भर में कोचिंग क्लास के नाम पर जो कारोबार चल रहा है और तमाम फर्जी स्कूल जो एडमिशन दे देते हैं, बच्चे कहीं और पढ़ते हैं और उनके हाजिरी भराते रहते हैं, इससे एक बहुत बड़ी लूटपाट चल रही थी। और बहुत कोचिंग क्लासेस में जो बच्चे कहीं और से पढ़ के पास होते हैं या कहीं पे भी होते हैं तो उनको लमसम लेन देन करके ये बताया जाता है कि हमारे सबसे फर्जी वाला जो है इंदौर में जितनी कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, एक ही बच्चा आपको 6 कोचिंग क्लासेस में मेरिट में आया हुआ दिखता है। अब सरकार ने इस मामले को बहुत तेजी से कसने की कोशिश की और सरकार ने जो नीट का और परीक्षा के दोनों पाठ्यक्रम जो है वो कोर्स में डालने के लिए एक तैयारी की है। दूसरा ये कि कोई भी कोचिंग क्लासेस 2 घंटे से ज़्यादा अब नहीं चल पाएगी, इसको लेकर ध्यान दिया जा रहा है। और कोचिंग क्लासेस को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से बताना होगा उसके कितने स्टूडेंट है, कब से है और कौन कौन पढ़ रहे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो बच्चे भ्रामक जानकारी के आधार पर एडमिशन ले लेते हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं हर साल, उन सब बच्चों को राहत मिलेगी कहीं ना कहीं से कि सही जानकारी उनके पास में आ जाएगी। और ये कोचिंग क्लासेस का लूट पाट का जो धंधा चल रहा है शहर में, बड़ी तादाद में आईएएस और आईपीएस बनाने को लेकर और नीट और आपको इंजीनियर आईआईटी बनाने को लेकर, ये सब जगहों पर हजारों बच्चे जाते हैं और 50 भी बच्चे जो हैं उनमें सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, पर फिर भी ये लूटपाट जारी है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंदौर वैसे भी शिक्षा का हब कहा जाता है और इंदौर में कोचिंग क्लास की बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ भी इतनी आ चुकी है कि जगह जगह आपको कोचिंग क्लास के बड़े बड़े सेंटर दिखाई देते हैं। और जब सेंटर से जो छुट्टी होती है तब वहाँ के हालात आप देखिए, कितने बच्चे निकल के आ रहे हैं और उनकी फीस का किसी दिन आप आकलन करके देख लीजिए। एक आम आदमी के बस की बात नहीं बची है। और फिर वही बात आ जाती है कि स्कूल, एक पहले तो आपको डमी स्कूल में पढ़ना है, फीस पूरी देना है, स्कूल नहीं जाना है और उतना वक्त जो है आपको कोचिंग क्लास में बिताना है। बच्चे को सुबह से लेकर श्राद्ध तक कोल्हू का बेल बना कर रख दिया जाता है। सही बात है, बच्चे बहुत सारे लोगों का भविष्य नहीं तय होता। दोपहर की एक और हम खबर बात कर ले रहे हैं। मतदाता सूची के लिए एसआईआर का काम चल रहा है। उसमें 30,000 युवाओं के नाम जोड़ने का अभियान शुरू हुआ जिनके दस्तावेज देखे जा रहे हैं। अभी समय है, 22 जनवरी तक चलेगा ये अभियान। आंकड़ा तो बाद में आएगा, पर अभी तक 30,000 बच्चों का आना भी एक नई बात है कि जो 18 साल पूरे कर चुके हैं तो 30,000 बच्चे और जुड़ेंगे। इंदौर में नाम कटे हैं एसआईआर में।
उसके बाद में लमसम नाम करते हैं के बाद में अब नाम जोड़ना शुरू किया गया। मुझे लगता है शायद 1-1.5 लाख नाम ऐसे भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 1 जनवरी के तक जिनकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर हो गई, वे वोटर हो चुके होंगे, तो उनके से 30,000 आवेदन जो नए आ गए होंगे, जिनका नाम जोड़ने का काम 22 तारीख तक चलेगा। आपको याद होगा शहर के जितने ई रिक्शा चल रहे हैं, इंदौर में शहर में 20,000 के लगभग ई रिक्शा पहुंच चुके हैं, जिनके बहुत सारों का रजिस्ट्रेशन है और बहुत सारों का रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। शहर में 20,000 लोग इस कारोबार में जुड़ गए। ये एक बहुत बड़ा कारोबार का केंद्र बन गया है। दिक्कत यह रही कि एक रिक्शा सब जगह पे इधर से उधर चलने, ट्रैफिक जाम होने लगा। सब मुख्य मार्गों पर ही वाहन चलाना ई रिक्शा चाहते हैं। अभी हाल यातायात विभाग ने, जिला प्रशासन ने इसको शहर को 7 जोन में बांट दिया है कि अलग अलग कलर के रिक्शा अलग अलग चलेंगे। अभी तक ई रिक्शा वाले कोई पंजीयन कराने को इस मामले में तैयार नहीं कि कौन सा रिक्शा कौन से क्षेत्र में चलेगा। तमाम दबाव बनाने के बाद में, घेराबंदी करने के बाद में अभी तक मात्र 2,000 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। 20,000 में से 10% लोग भी नहीं आ पा रहे हैं ये, और 2,000 लोगों ने पंजीयन कराया है कि हमको कौन से क्षेत्र में रिक्शा चलाना है। इसको लेकर आधार तय होना। पर मुझे ऐसा लगता है कि 20,000 रिक्शों का पंजीयन धरपकड़ करते करते ये साल तो पूरा निकल जाएगा, अगर प्रशासन ने इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। और रिक्शे वैसे के वैसे एक की जगह आपको 6-6 रिक्शा भी सड़कों पे खड़े दिखेंगे। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब तक ये रूट के लिए, ई रिक्शा के लिए जो आपने रूट तय किए वे गोलमगाल हो जाएंगे, और वो अफसर जिन्होंने ये सब तय किया वे खुद इंदौर छोड़ चुके होंगे। हाँ, और जिन्होंने किया था वो भी भूल जाएंगे। तो आप कुछ नहीं कह सकते कहाँ क्या होगा और कहाँ क्या नहीं होगा। एक अधिकारी आता है, अपनी एक योजना थोप देता है, थोपने के बाद में जो अगला आता है वो कहता है अपने कोई लेना देना नहीं। ऐसी बहुत सारी योजना है। आशीष सिंह जी के कार्यकाल में इंदौर शहर में EWS के मकान बांटे जाने की बहुत बड़ी योजना को लेकर एक लगाया गया था मेला ठेला, और पूरे शहर भर के कॉलोनाइजरों को कैंप लगाकर EWS के क्वार्टर देने का प्रयास किया गया था। खूब हल्ला मचा और खूब हुआ। आज तक उसके कोई आंकड़े नहीं आए कि किस टाउनशिप में कितने लोगों को EWS के क्वार्टर मिले हैं, और जिन लोगों ने उस मेले को लगाया था उनका हिसाब किताब भी आज तक नहीं हुआ, और जिन्होंने डाला था उन्होंने पंजीयन भी नहीं कराया। बहुत सारे लोग जो पंजीयन कराने आए थे वे भी खाली हाथ घूम रहे हैं। तो ये तो है शहर के हाल जो हमने आपको बताया। कल हमारा फिर आपसे आग्रह, मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से बनाइए। कल 11 भी है, दोनों तिथि पहली बार आई है एक साथ में, तो खूब धूमधाम से धर्म के आधार पर अपना पूजा पाठ करिएगा। और एक आग्रह और अपने बच्चों से और अपने परिवार और आसपास के लोगों से करिएगा कि कृपया चाइनीज मांझे से दूर रहें और शहर के लोगों का जीवन सुरक्षित बनाने में सहयोग भी करें। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहर के लोगों का जीवन भी सुरक्षित बनाए, खुद का जीवन भी सुरक्षित बनाए, और वो बेजुबान जो आसमान, जिनका खुद का आसमान है, उनके आसमान में अपन दखल करके उनकी जान का खतरा भी ना बने। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दिया है कि किसी की जान अगर चाइनीज मांझे से जाती है तो गैर इरादन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसके अंदर 5 साल की सजा और बड़ा जुर्माना दोनों का प्रावधान है। और बात कर लेते हैं, अगर आपके बच्चे उड़ा रहे हैं तो आपके बच्चों पे कार्रवाई हो ना हो, आप पर जरूर कार्रवाई हो जाएगी। आपको आरोपी बनाया जा सकता है। ये आपको डराने के लिए नहीं, ये आपको सचेत करने के लिए बताया जा रहा है कि क्यों हम थोड़ी सी खुशी के लिए किसी के जीवन से खेलें। तो ये तो थी अखबारी खबरें और जानकारी पतंग को लेकर, जो चाइनीज मांझे को लेकर हमने आपको दी है। हम चाहते हैं कार्यक्रम आप नियमित देखें, और हम बेहतर से बेहतर जानकारी आपको शहर की निकाल के देते हैं। शहर की चुनिंदा वो खबरें देते हैं जो इस शहर से जुड़ी हुई खबरें। बहुत सारी खबरें होती हैं, कोई अतिक्रमण हट गया या कुछ हो गया या सड़क पर कुछ हो रहा है, उन खबरों से आपका कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि वो खबरें आपके योग्य नहीं मानता हूँ मैं। वो जानकारी हम आपको देते हैं जो इस शहर से जुड़ी हुई है और आपके हित से जुड़ी है, आपके जीवन से जुड़ी हुई खबरें हम आपको खबरें देते हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक बांटिए, ताकि और भी अधिक लोग इससे जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।